बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 80 प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था के 80 प्रश्न होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं आज। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे। दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट 1 है साथियों। देखिए पहला प्रश्न क्या है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी जूट, सी चाय, डी आलू। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाय। चाय क्या है? ये नकदी फसल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नकदी फसल क्या होती है? नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। ठीक है दोस्तों, अतः कपास, जूट, आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है, जबकि चाय को परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? देखिए ऑप्शन ए है आपका जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, इसमें से नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है दोस्तों? ये है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, याद रहेगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है दोस्तों, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, सी ऑप्शन इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं और इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, मढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, सियाचिन हिमानी। दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैलाश हिमानी। ठीक है, सिंधु नदी दोस्तों लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी किए दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, कैलाश हिमानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, ऑप्शन ए है चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है, बताइए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों आपका, लंबी नदी। मिस्र नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। इसके पश्चात इसके बाद आपकी अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए, और अमेजन नदी विश्व की सबसे विशाल नदी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण, घनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, निर्माण धनात्मक संचरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे अब हम, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 1013.25 मिली बार। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न पे आते हैं हम, और दोस्तों इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, समुद्र तल एवं 45 अक्षांश पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर पारा होता है। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 1013 मिली बार। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। 8वां प्रश्न देखेंगे, आ जाइए दोस्तों 8वां प्रश्न में। चलिए देखिए,
दो समानांतर श्रेणी समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए है आपका कंदरा, ऑप्शन बी है यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी है वी आकार की घाटी, ऑप्शन डी है भ्रंश घाटी। आठवें का दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भ्रंश घाटी, ठीक है। देखिए, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग जो है नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिप्ट घाटी या ग्रेवन घाटी भी कहते हैं, ठीक है। जबकि इसी के बीच का भाग स्थिर किनारे के ऊपर जो है ऊपर भाग उठ जाता है, रैंप घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, ए के सामने है भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है, सलाल परियोजना बीच के लिए है, दामोदर घाटी परियोजना गंगा के लिए है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। तो कौन सा बताना युग्म गलत है। 90 का दोस्तों आपका सी से गलत हो जाएगा। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना गंगा, ये गंगा पे नहीं होगा, किस पे होगा दोस्तों, दामोदर नदी पर, ठीक है। ये गंगा पे नहीं होगा, ये दामोदर नदी पे होगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है ये दामोदर घाटी परियोजना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है आपका यूरेनियम, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो दोस्तों, किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्या है दोस्तों, प्लूटोनियम, ठीक है। इसका मनुष्य निर्माण करता है, प्राकृतिक में हमें नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका अवशिष्ट पर्वत, बी है वलित पर्वत, सी है ब्लॉक पर्वत, डी है खंड पर्वत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे या दिखते हुए जो भाग को ब्लॉक या हॉस्ट पर्वत भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, कब चलती है, मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, और ये आपका दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, 13वां क्वेश्चन देखिए साथियों, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख बताना है। ऑप्शन ए है एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है, आधा दिन घट जाती है। 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, एक दिन क्या होता है, बढ़ जाती है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। देखिए, ऑप्शन ए है दिया है 2000 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड। दोस्तों, 14 का उत्तर आपका हो जाएगा डी, 5000 सेंटीग्रेड, ठीक है। सूर्य की सतह जो है दोस्तों, अर्थात इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं, फोटोस्फीयर, ठीक है। इसका लगभग तापमान दोस्तों 6000 केल्विन माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 ज्योग्राफी का चल रहा है दोस्तों। चलिए, सिल क्या है। देखिए, ए ऑप्शन है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, बी है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, सी है आपका मुड़ी हुई चादर, डी है अवनमन। दोस्तों, 15 का सही उत्तर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। चलिए, सील क्या होता है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। जब लावा दोस्तों जमाव चट्टानों पर दो परतों के बीच होता है तो इसको सिल का निर्माण उसी से होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब, बताइए। 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। 16 का दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन ए है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, कथन सही है। बी ऑप्शन है औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। देखिए सी ऑप्शन है आपका निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और डी है सभी। दोस्तों यहाँ पे 17 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे सही है, याद कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। शीतोष्ण घास का मैदान, मानसूनी वन और सघन उष्णकटिबंधीय वन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 18। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? चलिए ऑप्शन ए देखिए, चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क कोपेनहेगन, और इथियोपिया का शुआ, कोरिया का पियोन्याप। कौन सा गलत बताना है? 18 का सी, देखिए ये गलत है। इथियोपिया का शुआ ये नहीं होगा। इथियोपिया का क्या होगा दोस्तों? आपका आदिश अबाबा। क्या हो जाएगा इसका? आदिश अबाबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और एशिया में। 19 का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, कुछ यूरोप में और एशिया में। कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ईरान भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रूस से भी लगा हुआ है, एशिया और यूरोप दोनों के बीच में ये कैस्पियन सागर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ जाइए। क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप 10 पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिए तो एनसीईआरटी पूरा कवर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है देखिए, आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्मस तापमान, आइसोहेल्स आर्द्रता। दोस्तों आपका 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है, आइसोहेल्स का आर्द्रता नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका? आइसोहेल्स सूर्य के प्रकाश वाले स्थान की मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है दोस्तों, ये आर्द्रता नहीं होगी, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है? चंबल, देखिए दोस्तों, लूनी, ताप्ती या सोन। 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ताप्ती, ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22। सूची देखिए दोस्तों कूट में दिया हुआ है। चलिए इस सूची 1 और 2 का स्थल रूप और प्रक्रिया देखिए। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक तटबंध का नदी में हो जाएगा, ठीक है, ये पहले का तीसरा, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा। एस्कर क्या है दोस्तों? एस्कर एक आपका हिमन द्वीप है, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। और आपका पैलजे क्या है? पैलजे का हो जाएगा दूसरा आपका कास्ट, ठीक है। और बरकान का दोस्तों पहला ऑप्शन बचता है, तो क्या हो जाएगा? बतौड़। स्थल रूप और प्रक्रिया, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है दोस्तों ये। अब ये आपका मैचिट्स हो गया है, अब इसमें कूट में बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तो आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 22 का आपका सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन देखिए ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पहला दिया है, टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम के अति निकट होगा। ऑप्शन बी है आपका, स्ट्रैबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ का सही व्याख्या की है। आपका ये 2 कथन हो गया दोस्तों। अब बताना है क्या दोनों सही है, या केवल एक सही, या केवल 2 सही है, या केवल एक भी नहीं सही, या दोनों नहीं सही। 23 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, बी में केवल 2 सही है, ठीक है, केवल दूसरा वाला सही है आपका, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा वाला कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबनस का विरोध किया, परंतु हुम तथा, आगे देखिए दोस्तों, गोएत के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। ऑप्शन ए है आपका वेरेनियस, बी है कांट, सी है दोस्तों हम्बोल्ट, डी है रेडजेल। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। वेरेनियस क्या सही हो जाएगा? वेरेनियस। दोस्तों ये क्या होता है? वेरेनियस क्या होता है बताइए? वेरेनियस एक नाम है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 17वीं शताब्दी में भूगोल की समस्या का जो मेन विशेष भूगोल की समस्या से संबंधित इनका जो कॉन्सेप्ट था, जिसको आपने भी पढ़ा, फिर से आपको दिखा देना है, ठीक है। चलिए, समर्थन की बात हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए, एक क्षेत्र जो हिमनवित नहीं हुआ, बताइए 25 का दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पच्चीस का डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 25 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका दिया है। देखिए, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। एक क्षेत्र जो हिमनवित नहीं हुआ है वो क्या करेगा? वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। यही सही हो जाएगा आपका। चलिए 26 देखिए। अब दोस्तों हम इतिहास में आते हैं। भूगोल के 25 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड स्पन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग। 26 का राइट आंसर बी, लॉर्ड डफरिन, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फटाफट। गदर पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? वासुदेव बलवंत फडके, विनय दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल भगत सिंह। दोस्तों 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा। सी कौन हो जाएगा? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, लिनलिथगो कमीशन। 28 का दोस्तों बी सही हो जाएगा, हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था बताइए? 1929, 1931, 1933, 1939। दोस्तों यहाँ पे आपका 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या है आपका? 1931 में। तेज बहादुर सप्रू और किसने, बताइए दोस्तों, किसके बीच हुआ था ये गांधी इरविन समझौता? चलिए दोस्तों, इसमें एक 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था गांधी इरविन के बीच, ठीक है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30। आए 30 पे। चलिए, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। 30 का उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी क्या है आपका? जहांगीर। जहांगीर ने जहांगीर से अनुमति मांगी थी, ठीक है। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रॉ को मुगल दरबार में भेजा था, ठीक है। और जो सम्राट थे मुगल दरबार के, जहांगीर थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31। नील विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है दोस्तों 1859 में, ऑप्शन बी है आपका 1871 में, ऑप्शन सी है 1886 में, ऑप्शन डी है 1901 में। 31 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या है?
1859 ईस्वी में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों यहाँ ये भी क्वेश्चन बनेगा, कब हुआ था? 1859 में। कहाँ हुआ था? किस लिए हुआ था? दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। किसानों की जो प्रत्यक्ष लड़ाई थी, विशुद्ध और मर्म स्पर्शी विवरण दीनबंधु मिश्र ने नील दर्पण नाटक में इस बात को उजागर किया था। ठीक है, और ये बंगाल में आपका दोस्तों एक जगह है गोविंदपुर गांव, ठीक है, वहीं पे ये नील विद्रोह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 पे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। 32 का दोस्तों सी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पे। उपनिषदों की विषय वस्तु है? ए ऑप्शन दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी सभी। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दर्शन। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? दर्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए दोस्तों। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश, पुष्यभूति वंश। 34 का सी हो जाएगा। सी क्या है? सातवाहन वंश का शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। 35 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, सी क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब था? 380 से 415 ईस्वी की। ठीक है, उसी समय चीनी यात्री फहियान आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, बताइए। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। 36 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अजंता का प्राचीनतम चित्र का काल बताना था, तो पहली शताब्दी। अजंता की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में 29 गुफाएं हैं दोस्तों। ठीक है, परंतु अब केवल 6 गुफाएं हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। ठीक है, बाकी सब नष्ट हो चुके हैं लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सूची फर्स्ट में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, सूची फर्स्ट में आपका क्या दिया है और सूची सेकंड में वंश दिया है। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा बी वाला ऑप्शन। नहीं, मतलब इसका दूसरा मेगस्थनीज का मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, और फयान का क्या हो जाएगा दोस्तों? फयान का हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, हैनसोंग का पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो कूट में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? 2, 3, 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर रामचरित के लेखक ऑप्शन ए है आपका वाल्मीकि, बी है तुलसीदास, सी भावभूति कोई नहीं। तो उत्तर रामचरित के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी भावभूति। याद रहेगा, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भावभूति। क्वेश्चन नंबर 39। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, उज्जैन में। 39 का उत्तर बी सही होगा दोस्तों, गिरनार में। कहाँ पाए गए थे? गिरनार। गिरनार कहाँ है? ये गुजरात प्रांत के कठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप है। ठीक है दोस्तों, गिरनार एक पहाड़ी है। क्या है? गिरनार एक पहाड़ी है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1852 में कर्नल टॉम के लेखों से पता चला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40।
बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 40 का आपका उत्तर डी हो जाएगा। डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, उस कौन सा युद्ध नाम से जाना जाता है? खानवा का युद्ध तो कहा जाता है। ठीक है, 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन विजय हुआ था? बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सी सही है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, सी आपका क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आगरा के पास। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। कौन जीता था? बाबर जीता था। कौन हारा था? राणा सांगा। ठीक है, चलिए 41 पे आइए। अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रसखान या बाबर? तो अकबरनामा का लेखक दोस्तों आपका कौन है? बी ऑप्शन, अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। टोटल एनसीईआरटी एससीईआरटी के प्रश्न है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? दोस्तों 42 का उत्तर बी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन है भगवत गीता, बी है आपका अथर्ववेद, सी है दोस्तों ऋग्वेद, डी है आपका मनुस्मृति। चलिए 43 का देखिए उत्तर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? ऋग्वेद में। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी? विश्वामित्र ने। यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए गायत्री मंत्र हो गया। आ जाइए आप 44 पे। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? ए ऑप्शन अबुल फजल, बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, सी है फैजी, डी है अब्दुल रहीम खान खाना। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था क्या था? देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, इसी को क्या कहा गया था? तिनकठिया प्रथा। ठीक है दोस्तों, ये चंपारण में जो कृषिक आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसी को लेकर हुआ था 19वीं शताब्दी में। किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे क्या कहा गया? तिनकठिया पद्धति। ठीक है, याद हो जाएगा। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, जनता से जमाएं स्वीकार करना, सी है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, डी है आपका सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करना। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 का आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नाबार्ड का कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आ जाइए अब। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मितव्यय न हो, उद्योग पूर्ति वक्र क्या होगा? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ए ऑप्शन में देखिए, औसत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होगा। बी है औसत लागत वक्रों के क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होगा। सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होगा। डी सीमांत लागत वक्रों के क्षैतिज योग से व्युत्पन्न होगा। 47 का दोस्तों आपको उत्तर बताना है। पढ़ लीजिए एक बार फिर से दोस्तों, कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आपको आंसर क्लियर कर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी देखिए, सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 48। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स के सवाल है ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, कूट में बताना होगा दोस्तों। ठीक है, 4 कथन दिया है, बताना है कौन कौन सा सही है। सी वाला यहाँ पे दोस्तों 1, 3, 4 सही है। देखिए पहला पढ़ दे रहा हूँ मैं, क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ठीक है, क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन देखिए गलत है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तीसरा पढ़ता हूँ दोस्तों, पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। और आपका यहाँ पे चौथा है, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरों में कटौती की वकालत की थी। दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं डायरेक्ट हम, वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त विभाव भुगतानों के बीच अंतर। ठीक है, क्या करता है भुगतान संतुलन, क्या करता है वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच का अंतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है जोतों की अधिकतम सीमा, जोतों की चकबंदी, कृषि जोत कर जमींदारी उन्मूलन। 51 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि जोत कर। ठीक है, कृषि जोत कर। क्वेश्चन 52 है, देखिए दोस्तों, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का क्या नाम है? बताइए किस अर्थशास्त्री ने ये बात कही है? इसका उत्तर ए हो जाएगा, रिकार्डो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 53, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। देखिए विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 54 देखिए, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो, इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका उत्तर आपको ये हो जाएगा, सरकार की करों आदि द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ठीक है, यही क्या होता है आपका वित्त विधेयक होता है, सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए ऑप्शन ए, बी, एस, सी, एस ओ, एन, एस एस या आर डी आई। 55 का बी होगा दोस्तों। बी क्या है? सी एस ओ। सी एस ओ क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, 1951 में क्या हुआ था, एक सिफारिश हुई थी, तभी SCO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, CSO, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आ जाइए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? चलिए क्वेश्चन 56 का देखते हैं आंसर। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था, जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के 1 वर्ष पूर्व 4 वर्ष में ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1978 में। कब किया था? 1978 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, बढ़िया प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या चाहिए? बताइए। 57 का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए सरकारी
प्रतिभूतियों की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ा दें, ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों? आपकी जब जीडीपी, ग्रोथ रेट, इकोनॉमी ये सब डाउन होता है तो हमको ये कदम उठाना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। तब क्या होता है? देश की भुगतान शेष संतुलन की अवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कारकों और वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते जिनकी कीमत में गिरावट आती है, ठीक है। देखिए दूसरा कथन क्या है? वस्तु की उत्पादन वृद्धि। तीसरा है समान सीमांत उपयोगिता का नियम। देखिए कूट में बताना कौन कौन सा सही है दोस्तों। यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है? पहला और तीसरा सही है, ठीक है। 60 वाला देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार का एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संतुलन की अवस्था का घोतक करती हैं? इसका उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला और तीसरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं पीडीएफ तो आपको मैं तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। 61 दोस्तों परेशान मत होइएगा, जिनको जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो दोस्तों गूगल सर्च करके आप सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हैं। सोम पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, इसका उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा, यह नव प्रवर्तक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 62 फटाफट करेंगे। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। देखिए व्यक्तिगत आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 62 का जो उत्तर सही हो जाएगा ए में 4 2 1 3 सब सही है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी? सही हो जाएंगी। चलिए 63 आ जाइए, ए ऑप्शन सही था। कीन्स भी एक इकोनॉमिस्ट है। कीन्स के अनुसार सीमित उपभोग प्रवृत्ति, 63 का दोस्तों ए यहाँ भी सही, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए 64 है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ, बी है बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, ठीक है। देखिए चौथा है जनसंख्या की ऊंची वृद्धि के कल्पित अस्तित्व के साथ। तो यहाँ कूट में देखा जाए दोस्तों तो कौन कौन ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके? एक सेकेंड, कौन सा है? 64 नंबर। 64 नंबर का उत्तर दोस्तों आपका डी होगा। डी में दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा सही है। चलिए आगे आ जाइए। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। देखिए अधिक आर्थिक समानता की अवस्था सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है दोस्तों आपका अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। 65 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आभास लगान कब उत्पन्न होता है? देखिए ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका 66 का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? बी, अल्पकाल में। कब होता है? अल्पकाल में, ठीक है। आभास लगान कब वसूल होता है? अल्पकाल में। चलिए सर 67 जब एसी गिरता है तो एमसी क्या हो जाता है बताइए? गिरती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है? कोई नहीं। 67 का दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 68 है, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया है? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण, इसका उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एच लेविनस्टीन, ठीक है। कौन है? एच लेविनस्टीन। चलिए क्वेश्चन 69, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में बताना है, क्या हो जाएगा? सॉरी, ठीक है दोस्तों। इसका 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सी क्या है? ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ठीक है।
याद कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, PDF में आपको दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आ जाइए। 70 क्या, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि, ये ऑप्शन देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे, किसको? तो ए ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ठीक है, एक आवश्यक बुराई। चलिए 72 देखते हैं दोस्तों, लास्ट ही है अब आपका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों ये, बताइए। 72 का आपका ए सही हो जाएगा, गणतंत्री, संघीय और अध्यक्षात्मक, ठीक है। क्या था? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? गणतंत्री, संघीय और अध्यक्षात्मक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 73, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों 73 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 73 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, सी, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? देखिए, सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। 74 का सही उत्तर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 75 का दोस्तों आप आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? 75 का आपका सी सही हो जाएगा, सी, राष्ट्रपति, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए 76 देखिए, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? VP सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो दोस्तों 76 का आपका उत्तर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ठीक है। चलिए 77 देखिए, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन? मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर, मुख्य सचिव। 77 का बी हो जाएगा, मुख्य चुनाव अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखती है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। 78 का दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, जिलाधीश, ठीक है, जिलाधीश। 79, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की। तो 79 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? नगर निगम की। मुख्य लेखा अधिकारी किसकी जांच नहीं करते? नगर निगम की, ठीक है दोस्तों। मुख्य लेखा अधिकारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकारी उपक्रम के आय व्यय की जांच करता है, ठीक है। बाकी तीनों की जांच करता है लेकिन नगर निगम की नहीं करता। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपके 79, 80 वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें पूछा था कि कौन से भाग में है, ठीक है, पीछे चला गया। चलिए दोस्तों, ये फिनिश होता है 80 क्वेश्चन आपका, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 आपको PDF तत्काल में वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। खूब मेहनत करिए, टॉपिक यहाँ से समझिए, जो डाउट हो दोस्तों आप गूगल सर्च करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 10-15 इसमें जो दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं सारे करा देंगे हम, ठीक है, एक एक दिन करके, डेली 1 बाय 1। चलिए धन्यवाद।